एवरीवन, मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 में ऑल इंडिया रैंक 15 अचीव किया हुआ है और आज इस लाइव सेशन के थ्रू मैं आप सबसे इंटरेक्ट करूंगी, अपनी जर्नी, अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी बुक लिस्ट और जो चीज़ें मेरे लिए वर्क करी हैं वो आज मैं एक तरह से आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जब एक बार मैं अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी चीज़ें बता लूँगी, उसके बाद मैं आप सबके क्वेश्चंस हैं उनको भी एड्रेस करूँगी। तो आई होप आप लोग पेशेंटली वेट करेंगे एंड सो लेट्स प्रोसीड। तो फर्स्ट थिंग जो हम स्टार्ट करते हैं वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपनी ही जर्नी को स्टार्ट करूँगी कि किस तरह से मैंने सिविल सर्विसेज करने के बारे में सोचा और किस तरह से मेरी जर्नी रही है, मेरी तैयारी कैसे मैंने स्टार्ट की। तो सबसे पहले मुझसे कोई डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। तो मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करा हुआ है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना जो है इंजीनियरिंग का जो ग्रेजुएशन है और अपना स्कूलिंग है सब कुछ जबलपुर से ही किया हुआ है। तो जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी तभी मैंने सोचा कि जो इंजीनियरिंग का डोमेन है वहाँ मुझे लगता है मुझ तक वेल तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगी। इसलिए तब मैं सोचा कि किस तरीके से, क्योंकि एक ज़ील हमेशा से मेरे अंदर रही है सोसाइटी के लिए वर्क करने की। खासकर मेरे पापा भी हमेशा चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज करूँ, तो एक वो इच्छा भी थी और मेरी खुद की भी हमेशा से एक विश रही है कि मैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वर्क करूँ, जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है उनके लिए कुछ करूँ। तब एज अ सिविल सर्विसेज मैंने एज अ करियर सोचा और कॉलेज के सेकेंड ईयर से ही मैंने मन बना लिया था कि मैं सिविल सर्विसेज ही करूँगी। फिर धीरे धीरे मैंने उसके बारे में जानना चालू किया, इसलिए मैंने अपने कॉलेज के प्लेसमेंट्स में भी मैं नहीं बैठी थी और फाइनली फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद 2019 मई में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और देन मैंने 2019 जून से ही मैंने अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट किया था। ये वैसे मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सिविल सर्विसेज में। मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में ही दिया था, तो मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट 2021 में दिया था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ था। बट फाइनल मेरिट लिस्ट में मैंने 12 मार्क्स कट ऑफ से अपना मेरिट लिस्ट मिस कर दिया था और फिर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो मैं 6-7 मंथ्स के लिए, जैसे मैंने बताया 2019 में मैं दिल्ली में थी और अप्रॉक्स 8-9 मंथ्स के लिए मैं थी कोविड के पहले। फिर जब कोविड स्प्रेड होने लगा था तब मैं घर आ गई थी और फिर 3 साल मैंने अपने घर में सेल्फ स्टडी से ही तैयारी करी हुई है। तो और अगर मैं कहूँ तो जो मेरी रियल जर्नी है यूपीएससी की, जो वो मैं जब घर जबलपुर आ गई हूँ तभी स्टार्ट हुई है, क्योंकि एक साल जब मैं दिल्ली में थी तब तो यूपीएससी का एग्ज़ाम समझने के लिए, उसका पैटर्न समझने के लिए और बुक लिस्ट वगैरह पूरी इकट्ठी करने के लिए एक साल पूरा प्रोसेस वहीं निकल गया था। जो एक्चुअल मेरी पढ़ाई है वो मुझे लगता है जब मैं घर आ गई हूँ तभी स्टार्ट हुई है। तो मेरी जो यूपीएससी की जर्नी थी वो भी तभी स्टार्ट हुई थी। बुक लिस्ट वगैरह काफ़ी सिंपल है, जो कि ऑलमोस्ट हर टॉपर या आप लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे सब रेफर करते हैं। मैं आपसे अपनी बुक लिस्ट शेयर करती हूँ। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो जो फर्स्ट बुक लिस्ट है, हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री 3 पार्ट्स में होता है हमारा, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो एंशिएंट के लिए मैंने और मॉडर्न के लिए, इनफैक्ट दोनों के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ ही रेफर करी थी। 11th-12th की आर.एस. शर्मा सर की एनसीईआरटीज़ आती है, मैंने वो पढ़ी थी। उसका जब मॉडर्न का बारी आया तो मॉडर्न काफ़ी वास्ट है, मुझे लगा काफ़ी वेटेज भी होल्ड करता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो मुझे लगा मुझे थोड़ा एनसीईआरटी से अपना लेवल अप करना चाहिए, तो मैंने एक एड ऑन स्टैंडर्ड बुक के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है। मॉडर्न के लिए मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी और फिर मैंने स्पेक्ट्रम भी पढ़ी थी। उसके बाद हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर का बुक है, मैंने उसको रेफ़र किया था। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, बट मुझे लगा वो काफ़ी लेंदी भी हो जाएंगी और उतना, क्योंकि जैसे मैं बताया मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, उतना ज्योग्राफी में मेरा इंटरेस्ट नहीं था स्कूल में भी। मुझे लगा उतना स्टैंडर्ड बुक से कोप अप करने में मुझे डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसलिए ज्योग्राफी जो है वो मैंने एनसीईआरटी से ही कवर की है। हमारे पास 2 एनसीईआरटीज़ हैं हमारी 11th-12th की। जो फर्स्ट वाली है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है और एक इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये दोनों मैंने किए हुए हैं। उसके अलावा जीसी लियोंग सर का जो बुक आता है मैंने वो किया हुआ, वही मैंने कवर टू कवर रीड नहीं किया है। मैंने चैप्टर 15 से 25 जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है बेसिकली मैंने वो से किया है। और ज्योग्राफी के लिए बेसिकली मैंने एटलस वगैरह काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था। उसके बाद हमारा एक पूरा का पूरा टॉपिक होता है जीएस 1 में, जो होता है इंडियन सोसाइटी का। तो इंडियन सोसाइटी की भी अगर मार्केट में आप देखें तो प्लेथोरा ऑफ बुक्स हैं और वो काफ़ी लेंदी हो जाती हैं और एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए कवर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें टॉपिक्स बहुत है। आप 10 बुक लेंगे, एक बुक से 2 टॉपिक मिलेगा।
2 बुक से 2, तो इस तरह से आपका मटेरियल बहुत वास्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, उसके लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए थे लैपटॉप पे ही अपने एवरनोट पे। उसके लिए जैसा हमारा टॉपिक दिया हुआ है यूट्यूब के सिलेबस में, मैं वो डायरेक्ट टॉपिक गूगल पे टाइप करती थी। 2-3 लिंक्स आते थे काफ़ी अच्छे, जिसमें कंटेंट होता था, मैं उनको पढ़ती थी और जो-जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी वो कट शॉर्ट करके मैंने ऑनलाइन ही नोट्स बनाए थे। तो जो इंडियन सोसाइटी का पार्ट है उसके लिए मैंने वही किया है। फिर हम आते हैं हमारे GS2 वाले जो बुकलेट्स पे, वो है हमारा पॉलिटी का फर्स्ट। तो पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने करंट अफेयर से बेसिकली लिंक कर करके स्टैटिक पोर्शन अपना कुछ लक्ष्मीकांत से, कुछ जैसे क्लासरूम मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जांपल विजन का क्लासरूम मटेरियल जो था वो मैंने रेफ़र किया था। तो वो ये गवर्नेंस के लिए भी स्पेशली, और जो सोशल जस्टिस वाला पार्ट है उसके लिए भी मैंने ऑनलाइन नोट्स ही बनाए थे। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस सबको पता है काफ़ी डायनामिक टॉपिक है, इसलिए मैंने वो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स से ही कंप्लीट किया था। अब आता है GS3। तो GS3 काफ़ी वास्ट है और मुझे सबसे सारे 4 GS के पेपर्स में सबसे ज़्यादा टफ GS3 ही लगता था। तो उसके लिए काफ़ी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती थी, अलग-अलग पार्ट्स हैं उसमें काफ़ी सारे। तो फर्स्ट हमारा इकोनॉमी जो आता है, उसके लिए मैंने हर बुक कुछ 1-2 बुक्स लिए थे, उसमें थोड़ा-थोड़ा कवर टू कवर नहीं पढ़ा है। कुछ-कुछ ही मतलब कुछ बुक से जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, जहाँ से मुझे समझ में आ रही है, मैंने उसके अकॉर्डिंग रीड किया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने श्री राम IAS सर का जो बुक आता है, मैंने वो रीड किया था इकोनॉमी के लिए। उसमें कुछ टॉपिक जैसे इन्फ्लेशन का एक चैप्टर है, उस पर एक फिस्कल पॉलिसी के चैप्टर्स हैं। ये काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें मेंशन्ड हैं, तो मैंने ये उससे कवर किए हैं। उसके बाद रमेश सिंह सर का बुक आता है, मैंने उसमें से कुछ-कुछ पार्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर चैप्टर जो है मैंने काफ़ी अच्छे से उसमें देखा, तो उसमें काफ़ी सिलेबस वाइज़, टॉपिक वाइज़ अच्छे से मेंटेन्ड है, तो मैंने उससे वो किया था। उसके अलावा फिर साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट के पूरा का पूरा मैंने करंट अफेयर से ही किया है, जो एनवायरमेंटल न्यूज़ आती थी, क्योंकि बहुत डायनामिक टॉपिक है वो भी, काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी रिपोर्ट्स आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर ही आई रिमेंबर IPCC की 3 असेसमेंट रिपोर्ट्स आई थी। मैंने उनको काफ़ी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग में पढ़ा था और समझा था कि क्या हमारा वेदर है, क्लाइमेट है, किस तरह से चेंज हो रहा है, क्या फ्यूचर में उसके एप्रीहेंशंस हो सकते हैं, हम किस तरह सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। तो उस तरह से मैंने एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो करंट अफेयर से ही कवर किया था। उसके अलावा हमारा आ जाता है फिर इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी की एक बुक आता है, चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मैक्रो हेल्थ का है। मैंने उससे ही रीडिंग की थी अपनी मेन चीज़ें। वही मैंने कवर टू कवर, बहुत सिलेक्टिव रीडिंग करनी है हर चीज़ में, किसी बुक की मैंने पर्सनली कवर टू कवर रीड नहीं किया है। ये जो है मैंने सबकी सिलेक्टिव रीडिंग की है, वो सिलेक्टिव रीडिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। उसके बाद हमारा GS4 आता है। तो GS4 के लिए जो है वो मैंने लेक्सिकन बुक है, वही मैंने फुल नहीं पढ़ा, जो कीवर्ड्स उठाने हैं मुझसे कीवर्ड्स ही मैंने पढ़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, एक सिविल सर्वेंट्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, तो मैंने वो कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिविल सर्वेंट्स की क्वालिटी में कि कंपैशनेट होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट ये कीवर्ड्स उठाए थे, उनको अपने तरीके से उन वर्ड से मैं खुद क्या समझ रही हूँ, उस तरह से मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। तो ये ब्रॉडन मेरी बुक लिस्ट थी और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैंने यही बुक लिस्ट फ़ॉलो की थी। इसके अलावा करंट अफ़ेयर्स है ऑब्वियसली, तो करंट अफ़ेयर्स के लिए भी सबसे पहली चीज़ मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी डेली, द हिंदू न्यूज़पेपर को मैं रेफ़र करती थी। उसके अलावा मंथली मैगज़ीन मैं विज़न का पढ़ती थी, हर मंथ उनका आता है, तो मैंने रिलीजियसली उसी को फ़ॉलो किया है। आप चाहे तो किसी भी इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं, हर इंस्टीट्यूट का अच्छा ही होता है। मैंने पर्सनली विज़न का किया हुआ था। तो मोर और लेस ये मेरी जो है बुक लिस्ट रही है। अब अगर हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन से, तो जैसे सबको पता है ये 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो हम हर स्टेज को अलग-अलग तरह से एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे फर्स्ट स्टेज पे, जो है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स का जो है, तो हमारे 2 उसमें होता है पार्ट में, एक GS1 का पेपर होता है और एक CSAT का होता है। तो सबसे पहले हम GS1 से ही स्टार्ट करते हैं। अपनी यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले जो मैं आपको सिलेक्टिव रीडिंग बता रही थी, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिलेक्टिव रीडिंग कैसे करनी। सिलेक्टिव रीडिंग करने के लिए हमें सिलेबस का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप जब भी डिसाइड करें कि आपको यूपीएससी करना है, सिविल सर्विसेज करनी है, तो आप एक बार सिलेबस जो है वो अच्छे से पूरा देख लें। प्रीलिम्स का पॉइंटर्स में दिया है और मेंस का काफ़ी डिटेल्ड वे में प्रोवाइड किया गया है यूपीएससी के थ्रू। तो आप पूरा जो है वो एक बार सिलेबस अच्छे से देख लें। जब आप पूरा सिलेबस देख लेंगे तो आपको खुद एक जो है वो एक मेंटल फ़िल्टर आपके माइंड में लग जाता है, जब आप पढ़ते हैं कि अच्छा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये सिलेबस में कहाँ से रिलेट हो रही है, तो ये आपको सिलेबस के थ्रू ही आता है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सिलेक्टिव रीडिंग करी है, वो सिलेक्टिव रीडिंग मैंने इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया था। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो पॉइंटर्स में है, लेकिन उसको आपको एक 360 डिग्री अप्रोच की
तरह लेना है। कोई भी टॉपिक लेना, उसका सोशियोलॉजिकल कंटेक्स्ट, उसका इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट, उसका टेक्नोलॉजिकल कंटेक्स्ट, हर अलग डायमेंशन में आपको उस टॉपिक के बारे में सोचना है और एक 360 डिग्री रोड मैप अपने माइंड में तैयार कर लेना है। इस तरह से आपकी सिलेक्टिव रीडिंग हो जाएगी। तो जब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, अपना प्रिपरेशन सिलेबस देख लेंगे, तो फिर हम प्रीलिम्स में, जैसे पहले मैंने बताया, हम आते हैं। तो जब प्रीलिम्स का बात आता है तो प्रीलिम्स ओवर द ईयर जैसे हम देख रहे हैं, सब बोल रहे हैं अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, पैटर्न थोड़ा चेंज है, तो हमें थोड़ा लेवल अप करके पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना तैयारी करें, खासकर मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो एक नॉन टेक्निकल, जो एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग और समथिंग, तो आप पहले एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करें। मैंने भी एक प्रीलिम्स और मेंस की वजह से मैंने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही रखी थी, तो मैंने एनसीईआरटी से ही स्टार्ट की थी। वो भी मैंने सारी सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी का मुझे लगा कि लक्ष्मीकांत से ऑलमोस्ट कवर हो रहा था। लक्ष्मीकांत अगर आप लोगों ने पढ़ी, आप उसकी लैंग्वेज देखेंगे तो काफ़ी सिंपल है और समझ में आ जाती है। इसलिए पॉलिटी की मैंने एनसीईआरटी पर्सनली नहीं पढ़ी थी। मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, मैंने हिस्ट्री की भी पढ़ी हैं और मैंने इकोनॉमी की भी थोड़ी बहुत देखी हुई है। इसलिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करिए। एनसीईआरटीज पढ़ने का जो फ़ायदा है वो सबसे पहले ये होता है कि उसकी लैंग्वेज सिंपल है, हमने स्कूल्स में पढ़ी है तो हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और एक सिलेबस का जो ब्रॉड ओवरव्यू है वो आपको एनसीईआरटी से क्लियर हो जाता है। ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज के हमें एक लेवल अप करके तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो एक पॉइंटर्स हैं कि इस टॉपिक में ये चीज़ें हैं, आपको एक ओवरव्यू तो बन ही जाएगा एनसीईआरटी से। तो प्रीलिम्स के लिए भी आप पहले एनसीईआरटीज कवर कीजिए, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आइए। जब आपका स्टैंडर्ड बुक्स एंड एनसीईआरटीज हो जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है प्रीलिम्स या आई थिंक हर स्टेज के लिए, वो होती है प्रैक्टिस। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो मैंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश की और जब मैंने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या गलतियाँ की हैं, तो सबसे पहली गलती जो उभर के आई थी वो वही थी प्रैक्टिस। मेरे पास प्रैक्टिस की बहुत कमी थी, मैंने इनफ मॉक्स नहीं लगाए थे, तो क्वेश्चन को कैसे डील करना है, उनको कैसे अप्रोच करना है, वो मुझसे नहीं आता था। वो चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है, इसलिए मेरे सेकंड अटेम्प्ट के पहले मैंने 90 प्लस मार्क्स लगाए थे और जिसका बेनिफिट डेफिनेटली जब मैं एग्ज़ाम हॉल में वो पेपर लेके बैठी थी तो मुझे दिख रहा था कि मेरे मार्क्स का कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं वो मुझे। तो प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए जो मैंने बताया आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी ये मत सोचिए कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, वो कल जो है वो कभी नहीं आता है। तो मैंने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसके 1 मंथ बाद से ही मैंने एटलीस्ट डेली 5 टू 10 एमसीक्यूज़ लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फुल लेंथ टेस्ट से ही स्टार्ट करें। आप जैसे ही आपका एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सिलेबस हो जाए 1 मंथ में, 2 मंथ में, तो आप डेली 5 टू 6 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले सकते हैं, किसी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लीजिए और उनको ही लगाइए, डेली 5-10 क्वेश्चन लगाइए। या तो डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो है वो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, आप उनको लगाइए। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन लगाने का जो है वो प्रैक्टिस होना चाहिए। मैं जिस चीज़ पे एम्फसाइज़ करने का कोशिश कर रही हूँ वो है प्रैक्टिस। क्वेश्चन आपके ऊपर, आप कहीं से भी लाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पूरा बुकलेट आता है, कई अलग-अलग बुक शॉप्स का आता है, बुक पब्लिकेशंस का, सॉरी। तो आप उनको ले सकते हैं, उसमें सब्जेक्ट वाइज़ भी उन लोग कैटेगराइज़ कर देते हैं पॉलिटी का, तो उसमें से आपको काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो इसी तरह से आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा जब मैंने एडिशन किया था, वो पीटी 365 आता है विज़न का, मेंस के पहले, 3 के पहले। मैंने उसको भी इनफैक्ट एक रीडिंग दिया था। उससे क्या होता है, उसमें एक प्रीलिम्स के टारगेट करके उसमें सब कुछ मेंशन रहता है और वो सब्जेक्ट वाइज़ आता है, तो आपको एंड मोमेंट पे जो करंट अफेयर्स रिवाइज़ करना होता है, वो अच्छे से उससे हो जाता है। तो ये मैंने प्रीलिम्स के लिए किया था। और थर्ड चीज़ जो है वो सबको ही पता होगी, जैसे रिवीजन, क्योंकि मैंने हमेशा वही चीज़ें पढ़ी हैं जो मैं बाद में जाके रिवाइज़ कर पाऊँ। जो चीज़ मैं कल रिवाइज़ नहीं कर सकती हूँ, वो चीज़ एक तरह से मैं आज नहीं पढ़ती थी, क्योंकि अगर मैं उसको रिवाइज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ को आज पढ़ने का, क्योंकि हम उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे तो हम टेस्ट कैसे करेंगे, हमने कितना पढ़ा, कितना हमें याद है। हम रिवाइज़ करते हैं तो हम इसी तरह से रिवाइज़ करते हैं कि हम पहले सोचते हैं कि ये टॉपिक है, फिर अपने माइंड में ही सोचते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि अच्छा इस टॉपिक में ये हमने पढ़ा था। अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो हम चीज़ भूलते जाएँगे और हमें भूलना नहीं है, इसलिए हमेशा मल्टीपल रिविज़न्स इम्पॉर्टेंट हैं। जो सब बोलते हैं कि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, वो इसीलिए रखने हैं ताकि क्योंकि हम 10 बुक लेंगे तो हम आगे जाके रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। तो एक बुक को ही आप 10 बार पढ़िए, बजाय इससे कि आप एक सब्जेक्ट की 10 बुक रख रहे हैं। इसलिए रिवीजन, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, जीएस के लिए। देन आते हैं हम सीसैट पे।
तो जब हम सीसैट की बात करते हैं, तो सीसैट का भी ओवर द ईयर्स, जैसे मैंने खुद 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो मैं खुद देख रही हूँ कि लेवल उनका काफ़ी अप होता जा रहा है, सीसैट के लिए भी। तो सीसैट के लिए जो मैं करती थी, बेसिकली मैं अप्रॉक्स 2 वीक्स पहले से ही सीसैट का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस स्टार्ट करती थी, क्योंकि पर्सनली मुझे मैथ्स वगैरह, रीज़निंग ये सब अच्छा लगता है करना, तो मुझे लगता था उतने टाइम में मैं कवर कर सकती हूँ। बट जिस तरह से लेवल अप होता जा रहा है, तो आई थिंक एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स पहले से ही आपको सीसैट की प्रैक्टिस चालू कर लेनी है। आप मार्केट से चाहें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की एक बुक परचेज कर लीजिए और उसमें से क्वेश्चंस लगाइए, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देख के आप लगाइए। और आप जो ट्रिक होती है बेसिकली उनको सॉल्व करने की, वो समझने की कोशिश करिए। उसके लिए यूट्यूब में भी काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप उसमें से वो जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्रिक होता है, ट्रिक्स होती हैं अलग अलग तरीके की, आप उनको समझने का कोशिश करिए। और मेन एग्ज़ाम में जो मैं करती थी सबसे पहली चीज़, वो ये था कि जो हमें उसमें वैसे भी क्वालिफाई ही करना है, हमें 66 मार्क्स लाने हैं, तो उसी हिसाब से मैं सोचती थी कि एटलीस्ट जो चीज़ मुझे बन रहा है, पहले मैं वो कंप्लीट कर लूँ। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन किया करती थी, क्योंकि मुझे लगता था ये कंपैरेटिवली ईज़ी होते हैं और लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। क्वांटिटेटिव पार्ट ये होता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और आप उसमें एक बार फँस जाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो चीज़ आपको बन रही है वो भी नहीं कर पाएँगे और आप क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिनको जीएस में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं और सीसैट में 66 से कम आते हैं, जिनके कारण उनका पेपर क्वालीफाई नहीं हो पाता है। तो मैं तो यही कहूँगी, आप दोनों को एक वेटेज देके ही चलिए, सीसैट को भी उसका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम दीजिए, ताकि आपको एक पछतावा और रिग्रेट फीलिंग ना रहे कि अगर जीएस हो जाता है और फिर सीसैट के कारण आपका पेपर रुकता है, तो वो और भी ज़्यादा डिसहार्टनिंग होता है। तो उसके लिए आप यही कीजिए, आप प्रैक्टिस करिए और पेपर में पहले रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद आप क्वांट पार्ट पे जाइए। तो ये बेसिकली मेरा जो था वो प्रीलिम्स का जो मैंने किया था। उसके अलावा हम मेंस पे आते हैं, तो मेंस की बुक लिस्ट वही है जो मैंने आपको बताई है, मैंने वही पढ़ा हुआ है। जो ऐड ऑन मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी में रहे, बिकॉज़ मैंने 2 टाइम्स मेंस दिया है, तो उस तरह से मैंने लास्ट ईयर से भी कुछ गलतियाँ सीखी थी कि मैं किस तरह से अपना मेंस का स्कोर भी इम्प्रूव कर सकूँ। तो मैंने कुछ जो ऐड ऑन्स किए थे, जो चीज़ें मेरे लिए वर्क करी, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है मेंस में, होती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। हमें 3 आवर्स में 20 क्वेश्चंस करने हैं, और हमें हमारा कहीं भी जो हमारा कंटेंट है उसको डिग्रेड नहीं होने देना है। हमें स्टार्ट टू एंड अच्छा कंटेंट लिखना है, विद इन टाइम लिखना है, और ऐसी लेजिबल राइटिंग में भी लिखना है कि एग्जामिनर उस चीज़ को समझ पाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, जो प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए वो यहाँ भी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप शुरू से ही शुरू कीजिए। जैसे जब मैंने जैसे बताया, मैं डेली प्रीलिम्स के लिए 5-6 क्वेश्चन लगाती थी अपने स्टार्टिंग से ही। मैं मेंस का भी डेली एक आंसर लिखती थी, चाहे वो कितना ही बुरा हो। आई रिमेंबर जब मैंने मेरा फर्स्ट आंसर लिखा था, वो इतना ज़्यादा बुरा था, इनफैक्ट आज अगर मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे अपने ऊपर एम्बैरेसिंग लगता है कि इतना बुरा आंसर कैसे मैंने लिखा था। लेकिन वो चीज़ ही है, अभी तभी आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगर आप गंदा आंसर लिखेंगे और फिर सोचेंगे इतना बुरा लिख रहा है, मैं नहीं आगे लिखूँगी या लिखूँगा, तो वो चीज़ तो फिर कभी वर्क नहीं करेगी आपके लिए, आप कभी इम्प्रूव ही नहीं कर पाएँगे। हम इम्प्रूव तभी करते हैं जब हम गलतियाँ करेंगे, उनसे सीखेंगे। अगर आप गलतियाँ ही नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, गलतियाँ नहीं होंगी, तो आप सीखेंगे कैसे? वही मिस्टेक आप डायरेक्टली मेन एग्ज़ाम में रेप्लिकेट करेंगे। इससे अच्छा आप अभी ही अपनी प्रैक्टिस में ये सारी गलतियाँ कर लीजिए, ताकि आप सीख जाएँ, मेन एग्ज़ाम में वो सारी गलतियों से उभर के आप एक अच्छा डिसेंट आंसर लिख पाएँ। तो प्रैक्टिस के लिए पहले मैं खुद एक आंसर लिखा करती थी, खुद सेल्फ इवैल्यूएट करती थी। फिर मुझे ये लगा कि सेल्फ इवैल्यूएशन से उतना वैल्यूएबल मेरे लिए वर्थ नहीं हो रहा है। तो फिर मैं और मेरे एक फ्रेंड हैं, हम दोनों क्या करते थे कि हम लोग डेली 2 क्वेश्चंस का हम लोगों ने टारगेट बना लिया था। तो उससे यहाँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको बता रही थी, उसका इम्पोर्टेंस निकल गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनीवे हमें कवर करना ही होता है, बिकॉज़ उससे एक यूपीएससी का पैटर्न, यूपीएससी के क्वेश्चन का आइडिया, उसका अप्रोच समझ में आता है कि क्या वो हमसे डिमांड कर रही है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है क्वेश्चन की। तो हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लिया करते थे। एक 15 वर्ड मार्क्स वाला लेते थे, एक 10 मार्क्स वाला जो था वो लेते थे, और फिर हम लोग क्रॉस चेक करते थे। तो आप लोग भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ही कर सकते हैं। आप पीयर रिव्यू कर सकते हैं, या तो काफ़ी अलग-अलग वेबसाइट्स हैं, आप उस पे अपलोड करेंगे तो वहाँ से आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल सकता है। तो इस तरह से मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो करी थी। उसके अलावा जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं,
तो कुछ-कुछ एडिटोरियल में बहुत अच्छे-अच्छे कोट्स लिखे होते हैं, जो हम डायरेक्टली अपने आंसर में लिख सकते हैं, जिससे हमारा जो कंटेंट है वो एनरिच हो जाता है और हमारा एक नॉलेजेबल बेस भी बढ़ता है। तो मैं भी यही करती थी कि मैंने वैसे तो एडिटोरियल के नोट्स प्रॉपर पूरे नहीं बनाती थी, लेकिन उन कुछ-कुछ लाइन्स की उनकी स्टेटमेंट की मैंने एक डायरी बनाई थी और एंड मोमेंट पे रिवाइज़ करने के लिए मैं उसी को रखा करती थी। तो इस तरह से मैंने वो पॉइंटर्स रख लिए थे, तो उनको मैं डायरेक्टली अपने मेंस के आंसर में कोट करती थी। वो न्यूज़पेपर के कोट्स या कुछ फैक्ट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स जैसे मैंने आया कितना कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है, कौन-सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये जो चीज़ें हैं, ये फैक्ट्स, फिगर्स या एक स्टेटमेंट होते काफ़ी हैंडी आते हैं आपको अपने आंसर में, स्पेशली इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन पार्ट में लिखने के लिए। इससे जो आपका आंसर है वो काफ़ी अच्छा टाइप भी लगने लगता है, आपका कंटेंट एनरिच होता है और आपके पास एक रेडी इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन होता है, तो एटलीस्ट आपका वहाँ एक टाइम सोचने में नहीं जाता कि इंट्रोडक्शन में हम क्या मेंशन करें। तो इस तरह से चीज़ें हैंडी आती हैं, आप इनको कर सकते हैं। उसके अलावा जो थर्ड चीज़ थी, वो था कि मैंने अपने आंसर में जो मिस्टेक्स मैंने बताया, मैं सेकंड अटेम्प्ट से नोटिस की थी, विजिबिलिटी आंसर में क्रिएट करने का फिर मैंने कोशिश किया। पहले मैं पैराग्राफ में ज़्यादा लिखा करती थी, लेकिन उससे ये था कि आंसर बहुत बल्की भी लगता था और उसके अलावा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है मेरे हिसाब से। तो फिर मैंने पॉइंटर्स और फ्लो चार्ट में स्विच किया। वैसे डिमांड के अकॉर्डिंग भी हम लिखते हैं, लेकिन मोस्टली मैं पॉइंटर्स या फ्लो चार्ट्स में लिखती थी। उससे जो था मेरा आंसर का विजिबिलिटी और प्रेज़ेंटेशन पार्ट भी अच्छा लगता था और मेरे एक तरह से मुझे लगता है कि टाइम सेव होता था। तो मैं इस तरह से लिखती थी, उसके अलावा मैप्स हो गए, फिगर्स हो गए, ड्राइंग्स होती हैं जो, इनका मैंने काफ़ी यूज़ किया है अपने आंसर में क्योंकि ये कम उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ हमारी जो बात है वो काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई कैन रिमेंबर गोल्ड डिपॉज़िट्स का एक क्वेश्चन था आई थिंक ज्योग्राफी में कि वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, तो उसको हम वर्ड्स में लिखने के बजाय मैंने वर्ल्ड मैप बनाया था और वहाँ पे मैंने लोकेशंस पॉइंट आउट कर दी थी कि कहाँ-कहाँ वर्ल्ड ओवर गोल्ड डिपॉज़िट्स मिलते हैं। तो इस तरह से ही मैंने मैप वगैरह का यूज़ किया था। मैप वगैरह डायग्राम्स यूज़ करने से जो है हमारा प्रेज़ेंटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। तो एग्ज़ामिनर को भी एक इंटरेस्ट आता है हमारी कॉपी रीड करने में। तो इस तरह से मैंने अपना मेंस का किया था। उसके अलावा अगर हम कुछ मेन स्पेसिफ़िक बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की, तो फर्स्ट है वो हमारा एसे का पेपर होता है। तो एसे का पेपर ओवर द ईयर जो टॉपिक्स आते हैं वो काफ़ी फिलोसॉफिकल या ओपन एंडेड टॉपिक्स ही आते हैं बेसिकली। तो ऐसे वगैरह ऐसा हो जाता है कि वो काफ़ी डायनामिक चीज़ हो जाती है, वो भी जैसे कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या आएगा। तो ऐसे के लिए वैसे तो मैंने कोई बुक नहीं रीड की है पर्टिकुलर, मैंने क्या किया है कि मैंने जो ऐसे का स्ट्रक्चर होता है उसको समझने में अपना टाइम दिया था। उसके लिए इंटरनेट पे जो है, जो टॉपर्स कॉपी अवेलेबल होती हैं, मैं काफ़ी सारे टॉपर्स की मैंने अलग कॉपीज़ देखे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शुभम कुमार सर के कॉपीज़ देखे थे। तो मैंने उनको स्ट्रक्चर समझने का कोशिश किया था कि हमें स्ट्रक्चर कैसे करना है ऐसे। उसके अलावा जो फर्स्ट चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की थी कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, वो एक तरह से हमारे ऐसे का जो समरी है, वो पहले ही बता देना चाहिए। तो मैं इंट्रोडक्शन ऐसा ही लिखती थी कि जो मैंने उस टॉपिक से क्या समझा है, उसके अलावा इस टॉपिक में मैं क्या बताने वाली हूँ, क्या चीज़ें होने वाली, तो एक तरह से मेरे पूरे ऐसे का समरी और जो उस टॉपिक को पढ़ के मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं अपने इंट्रोडक्शन में लिखती थी। तो इस तरह से मैंने अपना इंट्रोडक्शन किया था। उसके अलावा जब हम बॉडी लिखते हैं, तो हमेशा हमें पैराग्राफ ऑब्वियस बात है, हमें ऐसे पैराग्राफ ही लिखने होते हैं। यही कोशिश कीजिए कि डायग्राम्स, मैप ये सब ऐसे में अवॉइड ही करिए, आप पैराग्राफ में वाइज़ ही जाइए। उसके अलावा जैसे कि हम जब ऐसे लिखते हैं तो 1000 वर्ड्स टू 1200 वर्ड्स का होता है तो ऑब्वियसली काफ़ी लेंदी होता है। तो सबसे मेन चीज़ है कि एग्ज़ामिनर जब चेक कर रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट लगे, वो उनका मन लगे कि अच्छी चीज़ तो कुछ रीड कर रहे हैं। तो एक फ्लो होता है ऐसे में, वो फ्लो हमेशा आपको मेंटेन करके चलना है। अगर वो ऐसे में फ्लो नहीं होगा तो एग्ज़ामिनर जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जंप करेंगे, पैराग्राफ में जंप करेंगे, उनको लिंक नहीं समझ में आएगा, तो आपका ऐसे काफ़ी सेग्रीगेटेड टाइप का लगेगा और एग्ज़ामिनर को पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो कहीं न कहीं वो चीज़ भी अफ़ेक्ट करेगी आपके मार्क्स को। तो मैंने यही किया था कि मैंने बेसिक फ्लो हमेशा मेंटेन करने की कोशिश की थी कि 1-2 पैराग्राफ के बीच में जब हम जा रहे हैं, तो एक लिंक रहे उसमें भी। तो इस तरह से ही मैंने अपना एसे का प्रिपेयर किया था और इसके अलावा मैंने एसे
के लिए कुछ कोट्स भी लिख के रखे थे जो हमारे फेमस पर्सनालिटीज़ के होते हैं, महात्मा गांधी के होते हैं, वल्लभ भाई पटेल जी के हैं। तो इस तरह के जो मैंने कुछ कोट्स थे वो लिख के रखे थे, जो खासकर जो कुछ चीज़ें हैं हमेशा ही जो होती हैं काफ़ी हॉट टॉपिक होते हैं और एक आध चीज़ इसमें से पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल वुमेन रिलेटेड होते हैं, एजुकेशन रिलेटेड होते हैं, इनसे हमेशा एक ना एक टॉपिक निकल के आता ही है ऐसे में। तो इनके ऊपर स्पेशली मैंने कुछ कोट्स वगैरह लिख लिए थे। उसके अलावा हम आते हैं, हमारा जो पेपर होता है GS4 का, क्योंकि ये भी काफ़ी डाइसी होता है, स्टूडेंट से ये कंसर्न होता है कि इसमें हम कैसे वर्क करें, क्योंकि GS1, 2, 3 फिर भी थ्योरी है, हम बुक से पढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ मिलेगा। बट जो GS4 है वो तो पूरा ही अलग हो जाता है, काफ़ी डायनामिक होता है और एक तरह से इसमें मार्क्स का भी सबसे ज़्यादा वेरिएशन है, आप देखिएगा तो GS4 में ही देखने को मिलता है। GS1, 2, 3 उसमें एक रेंज होती है और स्टूडेंट के मार्क्स में भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, लेकिन मेजर डिफरेंस जो है वो GS4 का ही आता है। तो उसके लिए जो मैं अपनी बता रही हूँ कि मैंने क्या किया था, क्योंकि वो चीज़ आई गेस मेरे लिए काफ़ी वर्क करी थी, क्योंकि बिकॉज मेरे फर्स्ट मेंस में 2021 वाला मैंने दिया था, उसमें आई स्कोर्ड 108 इन एथिक्स पेपर और फिर इस अटेम्प्ट में मैंने 132 स्कोर किया है, तो एक मासिव जंप था मेरे मार्क्स में। तो आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए वर्क करी, तो वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि मैं लेक्सिकन से सिर्फ कीवर्ड्स पढ़े हैं, तो आप थ्योरी कॉपी करने का कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। जो एथिक्स पेपर में है उसमें आप अपने व्यूज़ और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके, अपनी सराउंडिंग को लेके, आप उसको ही बताइए। आप अपने व्यूज़ बताएंगे तो आपका पर्सनैलिटी दिखेगा और आपका आंसर जो है वो क्रिएटिविटी और जो इनोवेटिव आपका पर्सनल चीज़ है वो वहाँ पे निकल कर आएगा, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना क्रिएटिविटी होता है, अपना माइंड होता है, अपना इंटेलेक्चुअल बेस होता है। तो आप जब अपनी सॉल्यूशंस वहाँ देंगे तो एक वो सबकी कॉपी से एक तरह से आपका आंसर तभी अलग बनेगा। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ वहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप किसी का कॉपी पेस्ट ओपिनियन बता रहे हैं, तो वो मत करिए, अपना ओपिनियन ही दीजिए। उसके अलावा जो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट का सॉरी केस स्टडीज़ का पार्ट होता है, तो केस स्टडीज़ में जब सॉल्यूशंस मांगे जाते हैं तो उसमें भी आप ये मत सोचिए कि बिल्कुल आइडियलिस्टिक ही हम सॉल्यूशन दें। हमें अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन देना है, एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन देना है, लेकिन जो थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहे। इतना भी आइडियलिस्टिक ना हो जाए कि हम इम्प्लीमेंट ही ना कर पाएँ, ऐसा भी हमें नहीं करना है। तो उस तरह से आप अपना आंसर फ्रेम करने का कोशिश कीजिए। उसके अलावा जो चीज़ एक मुझे लगता है जो मेजर जंप थी मेरे मार्क्स में, वो था कि मैंने जो था जो हमारे फेमस पर्सनैलिटी जैसे एग्ज़ाम्पल्स हैं वो सब जानते हैं, सब लिखते हैं। अ, तो लेकिन मैंने क्या किया था कि जो हमारे अभी करंट में जो सिविल सर्वेंट्स कुछ बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, मैंने उनके एग्ज़ाम्पल्स अपने आंसर्स में लिखे थे। जब लीडरशिप के क्वेश्चंस आते हैं या फिर एक गवर्नेंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो जो अभी के सिविल सर्वेंट्स हैं कुछ काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, मैं उनके एग्ज़ाम्पल और उनका जो वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते थे, मैं उनको डायरेक्टली कोट करती थी। उससे ये पता चलता है कि हम कितने अवेयर, अगर हमें सिविल सर्विसेज करनी है तो हम उस डोमेन के लिए कितने अवेयर हैं, कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आज हैं उसके बारे में कितना जानते हैं। तो ये गूगल से भी आपको मिल जाएगा, या तो एक द इंडियन एक्सप्रेस जो है वो हर साल एक अवार्ड कंडक्ट कराता है, एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये उस अवार्ड का नाम है। तो इसमें काफ़ी अलग अलग सिविल सर्वेंट्स के कुछ अच्छे अच्छे वर्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द सिविल सर्वेंट, बट एक वो था कि एक विलेज में वॉशरूम फैसिलिटी नहीं थी, तो वहाँ उन्होंने मोबाइल टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया था। तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आपका एक अवेयरनेस है, वो आपको ओपिनियन बेस्ड अवेयरनेस सब बताते हैं। तो आप इस तरह से कुछ उन सिविल सर्वेंट्स के नेम्स और जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं उनको वो लिस्ट बना सकते हैं, और आप एथिक्स के आंसर में, इनफैक्ट ये ऐसे में भी आपको काफ़ी काम आ जाएंगे, तो आप कोट कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्रॉडन मेंस का था। अब हम जाते हैं हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट पे। तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है वो, जैसे वो इंटरव्यू मोस्टली बोलते हैं, लेकिन जो यूपीएससी में दिया हुआ है स्कीम में, वो पर्सनैलिटी टेस्ट है और वो ट्रूली आपकी पर्सनैलिटी को ही चेक करने के लिए है वहाँ पे। उन्हें कोई वो नहीं है कि आप के पास कितना नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज वो आपका मेंस और प्रीलिम्स के थ्रू ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो कभी-कभी लोग बहुत ज़्यादा बर्डन कर लेते हैं खुद को कि हमें इतना-इतना सब पता होना चाहिए, ये वो। और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है कि आप वहाँ पे जो अपना पर्सनैलिटी उसको ट्रूली रिफ्लेक्ट कर पाएँ। आप वहाँ किसी और का पर्सनैलिटी लेके, या आप अपना बेस्ट ऑफ द इमेज, या पॉलिटिकली करेक्ट कुछ लोग बोलते हैं, तो उन सब चीज़ का कोशिश आप मत करिए। वहाँ जो बैठे होते हैं बोर्ड में, वो काफ़ी एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस और एजुकेटेड लोग होते हैं, उनको आपके जो आप ब्लफिंग करेंगे उनको पकड़ने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा और वो आपकी जो पर्सनैलिटी से गलत साइड शो करेगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है वो अवेयरनेस होती है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए अबाउट योर सराउंडिंग, अबाउट द नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ एज़ वेल। तो उसके वो तभी आती है जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह करते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए मैं 3 न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी उस दौरान जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द मिंट। उसके अलावा जो होता है करंट अफेयर्स के अवेयरनेस के लिए कुछ मैं सांसद टीवी देखा करती थी। सांसद टीवी में कुछ-कुछ काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, जिससे आपका जो एक आउटलुक है वो काफ़ी ब्रॉडेन हो जाता है। उसमें जो डिबेट्स आती हैं, आई रिमेंबर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का एक प्रोग्राम आता है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेते हैं, उसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं। वो आपके प्रीलिम्स और मेंस में भी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो मैंने वो किया था सबसे पहले करंट अफेयर्स अवेयरनेस के लिए। सेकंड चीज़ आती है आपका डैफ एनालिसिस। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो हम भरते हैं इंटरव्यू के पर्सनैलिटी टेस्ट के पहले, उसको प्रिपेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो उनके पास होता है बोर्ड के पास, उसके थ्रू ही आपको जानते हैं। तो उसमें जो चीज़ें आपने खुद मेंशन करी हैं तो उस चीज़ की आपको पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे वो आपका नाम हो, आपके फादर का नाम हो, जो आप हॉबीज़ लिखते हैं, आपका ऑप्शनल जो है, आपको उसका सॉरी पूरा 360 डिग्री नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने हर चीज़ में अपने नोट्स ही बनाए थे, जैसे मैंने अपना स्टेट ही लिया था मध्य प्रदेश जो है, तो यहाँ का सोशियोलॉजिकल सोसाइटी पर्सपेक्टिव क्या है, टेक्नोलॉजिकली कितना डेवलप है, कौन-कौन से मेन इंडस्ट्रियल एरिया हैं, किस तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, क्या-क्या टूरिस्ट स्पॉट हैं, हम यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। इस तरह से मैंने काफ़ी होलिस्टिक वे में पूरा अपना नोट्स प्रिपेयर किया था और अपना मैंने डेप्थ तैयार किया था। थर्ड थिंग जो मैंने अपने पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए की थी वो थी मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज जो है वो उससे मैं क्या करती थी, मैं बैठती थी मिरर के सामने और मैं खुद से ही क्वेश्चन आंसर करती थी। उससे जो है हम अपनी गलतियाँ ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये मैंने जो था अपने पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए किया था। उसके अलावा मैंने मॉक इंटरव्यूज़ लगाए थे। तो मॉक इंटरव्यू से भी जो हमें फीडबैक मिलता है वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, तो हमारी गलतियाँ देखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होता है। बट ये भी कहूँगी कि जो हमारे मॉक इंटरव्यू होते हैं उसमें जो भी आपको रिव्यूज़ मिलते हैं आप उस पे वर्क करिए, उनको एक पॉजिटिव वे में लीजिए और उनको इम्प्रूव करने का कोशिश करिए। कई स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि वो जब ये फीडबैक हमें मिलता है उससे काफ़ी अगर अच्छे नहीं मिले तो डिप्रेस हो जाते हैं, सोचते हैं कुछ हो ही नहीं सकता है। बट नहीं, ऐसे वो डिप्रेस करने के लिए वो मॉक टेस्ट मत दीजिए, अपनी गलतियाँ समझने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए दीजिए और उसी चीज़ पे आप वर्क करिए। तो ये हमारी मेन प्रीलिम्स और पर्सनैलिटी टेस्ट की जो थी वो स्ट्रैटेजी ही थी। अब हम कुछ एक मैं कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं वो एड्रेस कर देती हूँ कि जो मुझसे तक काफ़ी लोगों ने पहले ही पूछे हैं, तो वो एक कॉमन क्वेश्चन होते हैं आई थिंक हर एस्पिरेंट के। तो सबसे पहले मैं वही बताती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ होती है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पहले ही मेंशन किया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। आप तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये 2 चीज़ें एक बार देख ही लीजिए। सिलेबस का इंपॉर्टेंस मैंने पहले ही बताया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी यही है कि यूपीएससी का रीच, यूपीएससी का लेवल और किस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से हमें आंसर करना है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ में आता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लीजिए। उसके अलावा जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करते हैं पेपर में, तब उनको पार्ट्स में करिए। जैसे कि किसी क्वेश्चन में 2-3 पार्ट पूछे गए हैं, तो आप पार्ट बाय पार्ट जाइए। उससे क्या है, आपका आंसर जो ऑर्गेनाइज़ लगता था। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ में अगर जैसे हम आई कैन रिमेंबर एक ज्योग्राफी के पेपर में विंड एनर्जी पे कुछ क्वेश्चन था, तो उसके फ़ायदे भी थे और नुकसान भी आई गेस पूछे गए थे। तो उसी तरह से आप जाइए कि पहले विंड एनर्जी का इंट्रोडक्शन दीजिए। उसमें मैंने याद है मैंने मैप्स बनाए क्योंकि इंडिया का ही था, तो मैंने मैप बना के कहाँ-कहाँ विंड एनर्जी के सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, मैंने वो भी मेंशन किया था। फिर फ्लो चार्ट बना के उसके जो प्रोस थे, क्या-क्या हो सकते हैं, देन चैलेंजेस, उससे आपका आंसर काफ़ी ऑर्गेनाइज़्ड वे में प्रेज़ेंट होगा। तो ये इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आंसर राइटिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा एक जो क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। तो कोचिंग जो ले सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं ले सकते हैं कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में जो मेहनत करनी है वो आपको करनी है। जैसे मैंने खुद बताया, मैं सिर्फ 8-9 मंथ्स के लिए दिल्ली में थी, फिर मैं 3 साल खुद सेल्फ स्टडी किया है। कितने लोग होते हैं वो सेल्फ स्टडी से ही निकालते हैं। कोचिंग बस आपको एक डायरेक्शन दे सकती है, वर्क आपको ही करना है।
तो मेन चीज़ आजकल वैसे भी इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग सब क्लासेस भी मिल जाती हैं, कुछ कुछ फ्री क्लासेस भी यूट्यूब में अवेलेबल हैं। तो उनके होते मुझे नहीं लगता कोचिंग का उतना इम्पोर्टेंस है। जो लोग ले सकते हैं वो अच्छा है, नहीं ले सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तो कोचिंग का ज़रूरी नहीं है कि आपको यूपीएससी करना है तो आपको कोचिंग लेना ही पड़ेगा। कितने लोग हैं सेल्फ स्टडी से करते हैं। बस ये है कि आपका जो गाइडेंस है वो आप सीख कर लिए। जैसे मैंने भी इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी इस फील्ड में नहीं था, किसी ने यूपीएससी देना तो दूर करने का तक नहीं सोचा था। तो वो गाइडेंस जो थी वो मैंने यूट्यूब से या मैं दिल्ली थी, मैंने वहाँ वो गाइडेंस सीख करी थी। बाकी कोचिंग जो है वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बस यूट्यूब वगैरह सब जैसे बताया सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, अपना एक टाइम टेबल मेंटेन करिए और कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी से पढ़िए तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी टेस्ट सीरीज़ की बारी। तो टेस्ट सीरीज़ जो है वो मैंने बताया प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप खुद करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे, इससे अच्छा है कि एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिल जाएगा, ओपिनियन मिल जाएगा। और जो कोचिंग जो मॉडल आंसर्स भी देते हैं उससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो मैंने जैसे बताया मैंने प्रीलिम्स के लिए विजन का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। उसके अलावा मेंस के लिए मैंने अपने फर्स्ट मेंस के टाइम पे विजन का किया था और सेकंड मेंस के टाइम पे मैंने फोरम का किया था। तो एक और चीज़ होती है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से, आंसर लिखने से या प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन लगाने से बस मतलब नहीं है। जब आप लिख ले, आपका जब सॉल्यूशन से आपको फीडबैक आता है उसको भी एनालाइज़ करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनको एनालाइज़ नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं तो आप अपनी गलतियाँ नहीं समझ पाएँगे। तो जब मैं प्रीलिम्स का भी पेपर लगा लेती थी, जब मार्क्स क्योंकि मैंने ऑनलाइन लगाए हैं अपने टेस्ट सीरीज़ दोनों प्रीलिम्स का और मेंस का। तो प्रीलिम्स की तो लैपटॉप से ही लग जाती थी, मेंस के मैं ए4 साइज़ की शीट में अपने आंसर लिखती थी एंड देन मैं उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड किया करती थी। तो जो आप पेपर एक बार जब लगा लें तो उसके बाद आप उसको एनालाइज़ ज़रूर करिए कि समझ लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है तो आप उसका मॉडल आंसर जो है वो पढ़िए या देखिए। तो आपको समझ में आया कि इस तरह का आपका अप्रोच था, आपकी थिंकिंग यहाँ तक गई जिसके कारण ये आंसर गलत हुआ और एक्चुअल में आपको ये सोचना चाहिए था, इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए था, इस लेवल अप करके सोचना चाहिए था कि आपका आंसर सही आंसर तक आप पहुँचते। तो आपका जो नॉलेज बेस है वो उसी तरह से बढ़ेगा। इसलिए टेस्ट सीरीज़ भी जब आप लगाएँ तो सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा, आप उसको एनालाइज़ करने पे भी उतना ही टाइम दीजिएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि एनालाइज़ करने में टाइम लगता है ये, लेकिन वो टाइम वर्थ है। इसलिए आप एनालाइज़ करने में पूरा-पूरा टाइम लगाइए। उसके बाद चीज़ आती है एक हमारा जो क्वेश्चन आता है एनसीईआरटीज़ का, एनसीईआरटी न्यू पढ़नी चाहिए, ओल्ड पढ़नी चाहिए, कितनी क्लास से पढ़नी चाहिए। तो उसके लिए जैसे कि मैंने बताया मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। तो मैंने जो है मोस्टली 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। पर्सनली कई लोग बोलते हैं 6th टू 10th भी पढ़नी चाहिए। बट जो मुझे लगा कि जो 6th टू 10th एनसीईआरटीज़ में है वही 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ में भी है और इनफैक्ट इलैबोरेटेड फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स जो आई थिंक अपने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है 11th-12th की एनसीईआरटी सफिशिएंट है, आप उनसे ही कर सकते हैं। तो बाकी और जो खासकर कुछ बच्चे जो स्कूल से कॉलेज से ही अपना तैयारी चालू करते हैं, आप 6 टू 10 कर लीजिए, ओनली अप टू यू। बट मैं अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस ही बताऊँ तो मैं 11th-12th ही करी हैं और आई थिंक दैट वर मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा न्यू या ओल्ड की बात करें तो आई प्रेफर न्यू एनसीईआरटीज़ ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें ओल्ड एनसीईआरटीज़ आप पढ़ेंगे उसमें फैक्ट्स जो हैं पुराने होंगे, लेकिन न्यू में अपडेटेड फैक्ट्स भी होंगे और काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट होके होगी। इसलिए मुझे लगता है आप न्यू एनसीईआरटीज़ पे जा सकते हैं। उसके अलावा करंट अफ़ेयर्स और न्यूज़पेपर का तो मैंने आपको बता ही दिया है। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैं करती थी, मैं पहले एडिटोरियल पार्ट पढ़ती थी। तो उस एडिटोरियल का जो समरी होता है, मैं उसको समझ में पढ़ती थी, तो मैं अपने आप को में बैठ के सोचती थी कि अच्छा ये राइटर बताने का कोशिश कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो फिर एक बार पढ़ के मैं अपने आप से वो रिवाइज़ जो करती थी, मैं अपने आप से ही बात करके वो चीज़ रिवाइज़ किया करती थी। तो इस तरह से मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करती थी। और जो सिलेबस का मैंने आपको बताया कि एनालाइज़ करना वो यहाँ पे भी आता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में वो नॉर्मल जनरल पब्लिक के न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा है, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं हो रहा है। तो काफ़ी जो है वो अननेसेसरी इर्रेलेवेंट न्यूज़ होगी जो हमारे किसी काम की नहीं होती है। तो उसी तरह से आप फ़िल्टर करके पढ़िए, कवर टू कवर न्यूज़पेपर मत करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी पढ़ती थी तो मुझे अप्रॉक्स 1.5 घंटा लग जाता था न्यूज़पेपर कंप्लीट करने में। बट जैसे-जैसे मैं सिलेबस को समझने लगी, कोर्स को समझने लगी तो मेरा वो 45 मिनट्स पे आ गया था न्यूज़पेपर रीडिंग करने में। तो आप भी वैसे ही करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल न्यूज़ जो होती है वो हम स्किप कर सकते हैं, वो हमारे किसी बेनिफिट का नहीं है। उसके अलावा स्पोर्ट्स वगैरह का न्यूज़ होता है वो हमारे किसी बेनिफिट का नहीं होता। तो इस तरह से आप फ़िल्टर करके ही चलिए। इंटरनेशनल न्यूज़ और इकोनॉमिक न्यूज़ जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है।
उसमें भी जो मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उस पे सोचिए, माइक्रो में नहीं कि किस कंपनी के कितने शेयर बढ़े घटे या किस कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, वो हमारे किसी का काम का नहीं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाती है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है ब्रॉडन लेवल पे, कंट्री लेवल पे हमें इसको पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी कैसे चल रही है, आरबीआई ने जो रेपो रेट वगैरह पॉलिसी रेपो रेट बढ़ाया है वो कितना बढ़ाया है, लास्ट टाइम कब बढ़ाया था, उससे क्या इफेक्ट होगा। तो इस तरह से भी आप करंट अफेयर्स को कवर कीजिए। और मंथली मैगजीन जैसे मैंने आपको बताया मैं विजन की पढ़ती थी, आप चाहें तो किसी भी उसकी रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि डेली कितना पढ़ना चाहिए, तो ये तो है कि क्वांटिटी से ज़्यादा मैंने हमेशा क्वालिटी पे भरोसा रखा है। यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी वाइड है, चीज़ें बहुत हैं, तो इतना टाइम आप निकालिए कि आपकी हर चीज़ कवर हो जाए। जैसे कि करंट अफेयर्स होते हैं, न्यूज़पेपर होता है, उसका जीएस होता है, देन ऑप्शनल होता है। तो ये चारों चीज़ें आपकी कवर हो जाए, इसलिए आप डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम निकालिए। मैं पर्सनली 10 to 12 आवर्स पढ़ती थी, लेकिन ये भी नहीं था कि डेली ही कंसिस्टेंसी लाने का कोशिश हम करते ही थे। लेकिन 10 to 12 आवर्स जो मुझे लगता था कि जो एक मेरा बॉडी है उतना एक दिन में रिटेन कर सकता है, तो मैं पढ़ती थी। किसी-किसी का पोटेंशियल कम होता है, कुछ लोग 8-9 आवर्स पढ़ सकते हैं, उतना भी ठीक है। कुछ लोग 12 to 13 आवर्स भी पढ़ते हैं, तो वो भी सही है, वो अपने ऊपर है कि आपका कितना पोटेंशियल है। लेकिन ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश मत करिए कि बस 15 घंटे बैठना ही है। अगर आप बुक खोल के बैठे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप रिटेन नहीं कर पा रहे, क्वालिटी स्टडी जो है वो नहीं है, तो वो आपके 15 आवर्स वेस्ट चले गए हैं। तो आप उतना ही पढ़िए जितना आपका माइंड रिटेन कर पाएगा, और क्वांटिटी से ज़्यादा आप क्वालिटी पे फोकस करिए। उसके अलावा एक जो क्वेश्चन आता है कि सोशल मीडिया का यूज़, तो हर चीज़ के देखिए फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो आप फ़ायदा ही उसका यूटिलाइज़ करिए, ज़्यादा बेटर है। अगर सोशल मीडिया, मैं पूरी सोशल मीडिया से कट ऑफ नहीं थी, आई वाज़ ऑन सोशल मीडिया। तो मुझे लगता है कि आप जितना बैलेंस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप वैसे यूज़ करिए, उसको एडिक्शन मत बनने दीजिए। क्योंकि हम वी आर ह्यूमन्स, हमारा एक लिमिट है हर चीज़ का। तो जैसे मैंने कहा था, कई लोग होते हैं वो पूरा अपने आप को सेग्रीगेट कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं दुनिया से। वो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में की थी, वो चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं करी थी, क्योंकि जब मैं बिल्कुल दुनिया से अलग हो गई थी, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सब बंद कर दिए थे, तो मैं अपने आप में बहुत डिप्रेस्ड और एंग्ज़ायटी लेवल मेरा बढ़ता ही था। इसलिए मैं सोशल मीडिया पे थी, लेकिन उसको मैं एक बैलेंस तरीके से यूज़ करती थी, ये नहीं कि दिन भर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप लेके बैठे हैं। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम जब मैं अपने लिए, जैसे मैंने बताया, मैं हमेशा अपने टाइम टेबल जब मैं प्रिपेयर करती थी, तो उसमें हमेशा एक मैं मी टाइम निकालती थी। उसके लिए जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे मैं अपने घर पे भी रहती थी, तो उस टाइम में चाहे तो अपने फैमिली से बात करती थी, जो मेरी कुछ एक्टिविटी है, वॉक पे ही चले गए, गाने सुन लिए या थोड़ा बहुत सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया। तो ये सब चीज़ें करते थे। पढ़ाई को अगर आप बोझ समझ के करेंगे, तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। एक टाइम आएगा जब आप एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे, 1 मंथ वर्क करेगा, 2 मंथ वर्क करेगा, तीसरे मंथ से आप वो चीज़ मेंटेन नहीं कर पाएँगे। इसलिए पढ़ाई को भी एक एन्जॉय करने के पर्सपेक्टिव से पढ़िए, बर्डन बना के मत पढ़िए। सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत एक्टिव रहें, कोई बुराई नहीं है। एक लेकिन बैलेंस होना चाहिए उसमें भी। तो हमेशा अपने लिए जो है वो आप मी टाइम निकालिए, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज़ का प्रिपरेशन है, वो जो है वो मेंटली भी काफ़ी एग्ज़ॉस्टिंग होता है। अपना मेंटल स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत पीक पे जाता है, तो उसको भी मेंटेन हमें करना पड़ेगा। हमें फिज़िकली एंड मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी रहना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम, अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम, अपने इंटरेस्ट के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। तो इस तरह से एक बैलेंस स्टडी जो होती है हमें वो करना चाहिए। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि सॉरी, एक होता है टाइम टेबल के लिए। तो टाइम टेबल ये हम अपने अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। मैं जो करती थी, मैं मॉर्निंग में ही जल्दी उठ के पढ़ा करती थी। बेसिकली मैं 5-5:30 पे उठ के पढ़ती थी, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम है आप लोग देखेंगे कि काफ़ी रिलैक्सिंग और काफ़ी शांत टाइप का रहता है। काफ़ी फ्रेश फील करते हैं आप सो के उठते हैं उस टाइम पे। तो उस तरह से मैं अपना टाइम टेबल बनाती थी। मैं हर चीज़ को एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया करती थी कि इतने टाइम में से न्यूज़पेपर जो है मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लेती थी। यहाँ मेरे सिटी में न्यूज़पेपर जो है वो 2 डेज़ लेट मिलता था, इसलिए मैं ऑनलाइन ही पढ़ती थी द हिंदू। तो हर चीज़ को अब डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम मैं दिया करती थी। हर चीज़ का मैंने एक पैटर्न, जो शेड्यूल था मैं अपने लिख के अपनी स्टडी टेबल पे ही स्टिक कर लेती थी कि मैं कोशिश करती थी कि मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूँ। इससे क्या होता है, एक डिसिप्लिन स्टडी होती है और एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में हमारी स्टडी होती है। तो चाहे तो टाइम टेबल जो है वो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो ये जो मोर और लेस जो मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहती थी वो था। आई थिंक आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज़ मैनी क्वेश्चंस एज़ पॉसिबल।
So there is one question: how to cover total syllabus in 1 year? How much of time needed for revision in 1 day? तो सिलेबस 1 ईयर का सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप एनसीईआरटीज़ रीड करिए सबसे पहले। एनसीईआरटी जब आपका कवर हो जाएगा तब आप स्टैंडर्ड बुक्स में जाएंगे। हर सब्जेक्ट में आप कोशिश करेंगे तो आई थिंक इस टाइप से आप पढ़ेंगे तो 1 साल में आपका ब्रॉडन सिलेबस कवर हो ही जाएगा। ऑप्शनल का ज़रूर होता है। ओके, आई गेस आई मिस द ऑप्शनल थिंग। सो मैं ऑप्शनल का भी थोड़ा आपको पहले बता देती हूँ। ऑप्शनल का जो था, मेरा ऑप्शनल जो था वो सोशियोलॉजी था। तो मेरा जैसे बताया मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से थी, तो मैं ऐसा ऑप्शनल चाहती थी कि जो मुझे समझने में भी देर ना लगे, जिसका मटेरियल अवेलेबल हो और जो मुझे पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगे। तो मैंने कोई 2-3 ऑप्शनल देख के रखे थे, बट सोशियोलॉजी का जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि एज सिविल सर्वेंट हमें सोसाइटी के लिए ही काम करना है, तो जितना मैं सोसाइटी को अच्छे से जान पाऊँगी, उसका इवोल्यूशन, उसके अलग-अलग फैसेट्स, तो मुझे बेनिफिट होगा। इसलिए मुझे सोशियोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लिया। उसके अलावा सोशियोलॉजी का सिलेबस आप देखेंगे काफ़ी कंसाइज़ होता है, तो मुझे लगा काफ़ी कम टाइम में ऑलमोस्ट 3-3.5 मंथ्स लगते थे मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। तो वो मैंने इसलिए सोशियोलॉजी लिया। ऊपर से उसका मटेरियल काफ़ी रेडिली अवेलेबल है, तो वो भी एक रीज़न था। तो मेरी सोशियोलॉजी की बुक लिस्ट जो थी वो नितिन सांगवान सर का जो बुक है मैंने वो रीड किया था। उसके अलावा 3 एनसीईआरटीज़ हैं हमारी 11th-12th की, अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। तो ये मैंने रीड किए थे। मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली थी, जो स्लीपी क्लासेस की थी स्पेशल, जो फ्री अवेलेबल होती है यूट्यूब, मैंने उनसे भी काफ़ी हेल्प ली हुई है। बाकी मैंने गूगल यूट्यूब से कवर किया हुआ है। तो ये मेरा ऑप्शनल का था। एंड हाउ मच टाइम नीडेड फॉर रिवीजन इन 1 डे? तो 1 डे के रिवीजन पे मैं तो नहीं करती थी, क्योंकि जैसे जब मैं सिलेबस कंप्लीट कर ली, मैं 1 गो में पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करती थी। उसके बाद फिर मैं रिवीजन पे, जो मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा था, मैं उस पे ऐसे पूरा सर्कल घूम, जैसे मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया था, सब सब्जेक्ट करके फिर मैं वापस पॉलिटी पे आई, तब मैं रिवीजन करती थी। फिर वो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही रिवाइज़ करती थी। तो हाउ मच टाइम फॉर रिवीजन 1 डे के लिए? आप यही 1 डे तो नहीं, फिर भी आप 1 वीक तक का टारगेट रखिए, कि सुबह और शाम का तो वही हो गया, पढ़ना ही हो गया। रिवाइज़ करना तो आप एटलीस्ट आप जो आज आपने पढ़ा उसको 1 वीक बाद आप रिवाइज़ करिए। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि प्लेन A4 साइज़ पेपर लीजिए और अपना टॉपिक लिखिए, और आपको जो-जो चीज़ उससे आपने पढ़ा था याद आता जाए, उसमें आप ऐसा मैप बना के पूरा जो है आप उसका अलग-अलग पॉइंटर्स बना के, फ्लो चार्ट बना के लिख लीजिए कि ये चीज़ें थी, ये आपने पढ़ा था। तो उससे आपको पता चल जाए कि आपने कितना रिटेन किया है इस 1 वीक में। तो ये एक तरीका होता है रिवीजन करने का। एक ये क्वेश्चन है, मैम कोचिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज़ सिलेबस? तो जैसे मैंने पहले ही बताया है कि कोचिंग का नेसेसिटी बिल्कुल नहीं है, वो ऑप्शनल पार्ट होता है कि आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नो इश्यूज़। ऑनलाइन बहुत मटेरियल है, बहुत गाइडेंस है, हर चीज़ अवेलेबल है इनफैक्ट ऑनलाइन। वहाँ भी खैर आपको फ़िल्टर करना पड़ता है, लेकिन जब हर चीज़ अवेलेबल है, कुछ लोग अपने दिल्ली नहीं जा सकते हैं जैसे कि, और आई थिंक जो लोकल सिटीज़, जैसे मेरे सिटी में खुद यूपीएससी लेवल का कोचिंग नहीं अवेलेबल है, तो वहाँ आप एक तरह से अपना टाइम, एनर्जी एंड मनी तीनों वेस्ट करेंगे। इसलिए आप ऑनलाइन रिसोर्सेज़ का यूज़ कर सकते हैं। आप प्रॉपर गाइडेंस सीख कर लीजिए यूट्यूब के थ्रू, अपनी बुक लिस्ट, अपना सिलेबस समझ लीजिए, तो कोचिंग का उतना नीड नहीं होता है। एक क्वेश्चन है, व्हेन टू जॉइन टेस्ट सीरीज़? तो टेस्ट सीरीज़ जो है, जैसा मैंने किया था प्रीलिम्स का, तो मैंने प्रीलिम्स से काफ़ी पहले ही जॉइन कर लिया, क्योंकि मैंने बताया प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो विजन का टेस्ट सीरीज़ जो मैंने बताया वो तो मैंने परचेज़ ही किया था। उसके अलावा आपको विजन का टेस्ट सीरीज़, इफ आई कैन रिमेंबर, टेलीग्राम में भी अवेलेबल हो जाता है, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। उसके अलावा कुछ जो टेस्ट सीरीज़ थे वो मैं दिल्ली से कोरियर करवाती थी। फॉर एग्जांपल फोरम का जो टेस्ट पेपर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो मैं दिल्ली के बुक शॉप से, क्योंकि हमारे सिटी में यूपीएससी का मटेरियल नहीं अवेलेबल होता है, तो अपना काफ़ी मटेरियल जो था वो दिल्ली से ही कोरियर कराया करती थी। तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं, कई अलग-अलग मार्केट में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, आप प्रैक्टिस करनी है, आप उनको लेके कर सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज़ जो हैं, आई प्रेफर कि आप प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, उसका 3 मंथ्स का गैप होता है, आप उसमें जॉइन कर सकते हैं। बाकी उसके पहले आप डेली 1-2 आंसर लिखिए, तो आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, और फुल लेंथ आप फिर प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, डेली कितना पढ़ना चाहिए? तो एज़ आई सेड कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो आप जितना रिटेन कर सकते हैं उतना ही पढ़िए, जितना आपको समझ में आए एक दिन में, और आपको जो पूरे अलग-अलग जो फैसेट्स हैं यूपीएससी के सिलेबस के वो कवर हो जाएँ, तो आप उतना ही पढ़िए। फिर भी 8 टू 10 आवर्स डिसेंट होते हैं, आप उतना कवर कर सकते हैं। व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग?
तो आंसर राइटिंग आई गेस जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप सिलेबस, मैंने बताया सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करिए क्योंकि वो दिन कभी नहीं आता है। तो आप अप्रॉक्स 1 और 2 मंथ हो जाए, मुझे लगता है वो डिसेंट अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप तब आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। एज आई हैव सेड कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख सकते हैं, या तो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो भी अलग अलग वेबसाइट्स में इवनिंग में आते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या, आपने मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में वो करंट अफेयर्स पढ़ा है, फिर आप इवनिंग में उसका क्वेश्चन लिख लीजिए, तो वो भी एक अच्छे से रिवीजन भी एक तरह से हो गया और आपकी प्रैक्टिस और कंटेंट इंप्रूवमेंट भी हो जाता है। ठीक, ये 2 क्वेश्चन सेम ही हैं कि आंसर राइटिंग इवैल्यूएट कैसे करें और रिव्यू कैसे करें। तो इवैल्यूएशन तो मैंने आपको बताया ही पहले कि हम पीयर रिव्यू कर सकते हैं अपने फ्रेंड वगैरह से, या ऑनलाइन वेबसाइट्स होते हैं। इफ आई कैन गिव एग्जांपल, आईएस बाबा का वेबसाइट है, उस पे भी आपको अपना आंसर अपलोड करिए तो आपको वो मिल जाता है। उसके अलावा चहल अकेडमी के वेबसाइट में भी है, वो भी सेम डे पे इवैल्यूएट करके आपको बता देते हैं। और पीयर रिव्यू जैसे मैंने बताया, उस पे आप इवैल्यूएशन, आप एक्सपर्ट ओपिनियन पा सकते हैं। नहीं, मैंने यूपीपीएससी नहीं दिया था। How to cope up with sadness when even juniors excel and I don't? सो इस तरह से देखिए, हर किसी का जर्नी जो होता है वो अलग होता है, किसी से कंपैरिजन करके एक तरह से आप अपना लेवल पहले ही डाउनग्रेड कर रहे हैं। ये चीज़ होती है, मेंटल स्ट्रेस होता है कि उसका हो गया, हमारा नहीं हुआ। लेकिन आप अपनी गलतियां पे सोचने की कोशिश करिए कि उसने ऐसा क्या किया, कहाँ मेरी कमियां हैं। आप अपनी कमियों पे पहले वर्क करने का कोशिश करिए, उसका क्यों हुआ इसका ध्यान देने से अच्छा आपका क्यों नहीं हुआ, आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आई थिंक आप ज़्यादा एक्सेल कर पाएंगे। तो अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ करने का कोशिश करिए, सोचिए कि आपने कहाँ से गलतियाँ हुई, अपने पूरा स्ट्रैटेजी एक बार गो थ्रू करिए कि आपने ये किया, कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स हैं। इस तरह से आप अगर अपनी गलतियों पे वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने? तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने का सबसे पहला तरीका जैसे मैंने बताया है कि आप अपने आप को पढ़ाई से बर्डन मत करिए, अपना जो इंटरेस्ट है आपकी उसके लिए आप टाइम निकालिए। एंड आई थिंक जो फैमिली होता है वो काफ़ी बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, मेरे लिए तो था। तो उनसे बात करिए, अपने फियर्स जो हैं वो आप अपने तक मत रखिए, आप किसी से शेयर करिए। जब आप वो शेयर करेंगे तो चीज़ जब आप मतलब बाहर निकाल पाएंगे वो इमोशंस, तो ज़्यादा सही रहेगा। जब अगर आप वो इमोशंस, वो फियर्स अपने तक रखते हैं तो आपको और बर्डन करते जाते हैं और मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है। तो अपने फियर्स वगैरह शेयर करिए, जो आपके कंसर्न्स हैं, क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, किसी भी, चाहे वो फैमिली हो, जैसे मैं फैमिली से ही शेयर करती थी, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे रिलायबल, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। उससे आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी हो जाता है। हाउ टू कवर एंटायर सिलेबस, तो ये मैंने बता ही दिया है कि एनसीईआरटी से स्टैंडर्ड बुक से, तो उससे कवर हो जाता है। और कोशिश करिए कि हर सब्जेक्ट का आप एक आध बुक ही रखिए, ज़्यादा मटेरियल, क्योंकि मार्केट में इफ़ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली स्पेशली, मार्केट में आप जितनी देर जाएंगे हर महीने वहाँ एक सब्जेक्ट का नया बुक अवेलेबल होता है। तो जो हर स्टूडेंट का क्यूरियोसिटी होता है कि हम ये ले लें, हमारे पास ये बुक भी हो, वो बुक भी हो। बट इतना अपना मटेरियल आप मत एक्सटेंड कीजिए, लिमिटेड रिसोर्सेज को मल्टीपल रिविजन दीजिए। आप जो बुक आप स्टैंडर्ड फॉलो करें, आप उसी को फॉलो करके मल्टीपल रिविजन देते चलिए और उन्हीं पे स्टिक रहिए। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश फॉर आंसर राइटिंग, तो जो बेसिक, इसमें कुछ हमें हाई लेवल का इंग्लिश सबसे पहले रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बहुत बेसिक इंग्लिश लिखना है। इतना नून है, थोड़ा बहुत है, तो ये आई थिंक हम कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ भी है जो मैंने बताया, प्रैक्टिस से ही आएगा। आप जब लिखेंगे तो आप जब तो हमारे आंसर इवैल्यूएट होते हैं, चाहे हम सेल्फ इवैल्यूएट करें या हम एक्सपर्ट लें, सिर्फ ये रिव्यू करें, तो हमें अपने आप ऐसे अपनी गलतियाँ चली जाती हैं। बट आप ये मत सोचिए कि आपको बहुत भारी इंग्लिश लिखनी है। आप ऐसी चीज़ ही लिखिए जो समझ में आए, किसी और चीज़ को प्रिटेंड करने की कोशिश मत करिए। अपना ओपिनियन लिखिए, जितना आपको समझ में आ रहा उतना ही लिखिए। तो बेसिक इंग्लिश चाहिए होता है, आई थिंक दैट इज़ इनफ। हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस फॉर यूपीएससी, तो सिलेबस का ही मैंने आपको बताया, जब आप एनालाइज करें कोई भी टॉपिक अगर हम लीजिए, जैसे हम एक टॉपिक लेते हैं जीएस 1 से है पॉवर्टी का, तो पॉवर्टी का सबसे पहले सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझिए।
कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी क्यों है, क्या क्या रीजंस हैं, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, वो किस तरह से जो पॉवर्टी का विशियस साइकिल बनता है पूरा, कि पॉवर्टी होती है, फिर एजुकेशन कम मिलता है, फिर जॉब नहीं मिलता है, अर्निंग कम होती है तो वापस पॉवर्टी इसलिए बढ़ती है, तो उसका विशियस साइकिल वो पूरा जो है वो आप समझिए। उसका फिर आप उसका जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव समझिए कि सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी रेशियो है वो किस स्टेट में, किस एरिए में ज़्यादा है, अगर वहाँ ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, कौन सी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं, कैसे हम उन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। तो उसका हर चीज़ का एक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव भी होता है कि जैसे पॉवर्टी के भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे जेंडर डिवाइड होता है, पे पैरिटी होता है। तो इस तरीके से हर एक टॉपिक का 360 डिग्री अप्रोच लीजिए और फिर पढ़िए। इस तरह से आप सिलेबस एनालाइज करिए। फिर बात रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम नॉर्मल रीड करिए और देखिए कि ये हमारे सिलेबस में टॉपिक है और यूपीएससी ने इसको इस तरह से पूछा हुआ है, मतलब कितना रीच बढ़ गया है उस चीज़ का। तो आप इस तरह से ये एनालाइज करके उसको कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। तो बेसिक से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अगर आप न्यू स्क्रैच से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी बुक से ही स्टार्ट कीजिए सबसे पहले। तो एनसीईआरटी बुक से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको मैंने बताया उसके सिलेबस का जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट हो जाएगा। तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट की न्यूज़पेपर रीडिंग आप जब सोचें आपको यूपीएससी करना है तो फर्स्ट डे से आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करिए और एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करिए। कुछ कुछ बुक्स होती हैं स्टैंडर्ड बुक्स जो काफ़ी टफ हो जाती है, अगर आप फर्स्ट टाइम डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स में जंप करेंगे तो सबसे बड़ा डिप्रेशन वहीं पे आपको हो जाएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के फिर स्टैंडर्ड बुक्स में जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए, देन स्टैंडर्ड बुक्स पे जंप कीजिए। और जैसे मैंने पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया है, मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताई वो बेसिक से ही थी क्योंकि मैंने खुद बेसिक से स्टार्ट किया है। तो आप उसी वे में बढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए और सबसे मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। ये नहीं कि आज आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, कल आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये चीज़ मत करिए। एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स क्वालिटी स्टडी जो है वो आप अपने आप को डेली दीजिए। हाउ टू कवर। प्लीज शेयर रफ टाइमलाइन टू गिव प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट। तो देखिए हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो हम ये नहीं कर सकते कि हम ये सब्जेक्ट छोड़ दें और वो वाला हम कवर कर लें। तो हर सब्जेक्ट को उसका डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम दीजिए। कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ में टाइम लगता है। लेकिन जब हम स्टार्ट करने की बारी आती है तो जैसे मैंने बताया प्रैक्टिस करनी होती है। तो जैसे जो टॉप सब्जेक्ट मुझे पॉलिटी काफ़ी पसंद है, तो मैं पॉलिटी से ही स्टार्ट करती थी कि जगह मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ फिर मैं उस पर क्वेश्चन लगाऊंगी, मुझसे वो चीज़ बनेगी। तो मुझे एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला कि हाँ चीज़ें हो रही हैं। फिर आगे मैं और से ज़्यादा ही इंथुजियास्टिक वे में जाऊँगी। इसलिए आप उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जो आपको लगता है आपके हिसाब से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। फिलोसफिकल ऐसे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। तो देखिए फिलोसफिकल ऐसे की जो बात है, तो ऐसे का जो मैंने आपको बताया हमेशा आपको नया टॉपिक ही मिलेगा। तो आप यही मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करिए कि आपको उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और कुछ कोड्स वगैरह जैसे मैं बताया आप उसी पे फोकस करिए। उसके अलावा क्या करते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे एनेक्डोट्स वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हैं। वो आपको काफ़ी हैंडी आते हैं इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए। और आई गेस जब आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे के लिए मेन चीज़, तो टेस्ट सीरीज में क्या आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है और स्ट्रक्चर पार्ट भी काफ़ी अच्छे से आपको समझा पाते हैं। तो इस तरह से भी हम ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैम इट्स इम्पॉर्टेंट टू एग्जीक्यूट द प्लान बी बिफोर यूपीएससी कॉज द अनसर्टेनिटी ऑफ द एग्जाम। सो ये जो प्लान बी वाला फंडा भी है वो आई थिंक ये भी हर किसी का पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अगर मैं अपना बताऊंगी तो मैंने एक तरह से मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने अपना एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड आईटी वर्ल्ड छोड़ा था। मैंने वहाँ प्लेसमेंट के लिए ही नहीं बैठी थी, जो अपने आप को बहुत बड़ा डिसीजन था। सो आई गेस आई हैव नेवर केप्ट प्लान बी। आई वॉज लाइक या तो मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज ही करूँगी या तो मैं कुछ नहीं करूँगी। क्योंकि मैं एक तरह से मैं अपनी कैपेबिलिटी भी समझती थी और जो मेरा इंटरेस्ट था, मुझे पता था कि जो सिविल सर्विसेज का फील्ड है वहाँ मैं अपना 100% जो हमारी 100% एफिशिएंसी है वो मैं सिविल सर्विसेज में ला पाऊँगी। इसलिए मेरा प्लान भी कभी नहीं था। लेकिन कई लोगों का होता है, तो ये आप अपने अपने पर्सपेक्टिव पे ही डिपेंड करता है। इफ़ यू आर हैविंग अ प्लान बी तो आई थिंक एटलीस्ट 3-4 अटेम्प्ट तक तो आप एक ऑनेस्ट जो है वो डेडिकेशन आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज को दीजिए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अगर आपका नहीं हो पा रहा तो आप एक प्लान बी की तरफ सोच सकते हैं, वर्क कर सकते हैं।
हाउ टू कवर सोशियोलॉजी ऑप्शनल फ्रॉम स्टार्टिंग। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्टार्ट करने के लिए तो पहले से बताया हर चीज़ का सिलेबस समझना इंपॉर्टेंट है। सिलेबस समझ लिए, उसका तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। जो एनसीईआरटीज़ मैंने 3 बताई हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत अच्छे डिटेल्ड हैं, उसमें काफ़ी अच्छे सिलेबस का ओवरव्यू क्रिएट हो जाता है। तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, उसके बाद आप नितिन सांगवान सर का बुक पढ़ सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम की सोशियोलॉजी के लिए मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, मैंने सेल्फ स्टडी किया है उसका। तो उसके लिए जो है मैं सेल्फ स्टडी जैसे मैंने बताया मैंने यही किया था कि मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी, उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड सांगवान सर का जो बुक है उसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते हैं तो उसके लिए आप स्लीपी क्लासेस रेफर कर सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक द क्विक नोट्स थ्रू द एनसीईआरटीज। सो मैंने एनसीईआरटी से नोट्स नहीं बनाए थे। एनसीईआरटी में आई थिंक वही चीज़ बुक में लिखा हुआ है, आप वही चीज़ वापस कॉपी पेस्ट करेंगे, आई थिंक दैट इज़ ऑफ नो यूज़। आप उसी में हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि मैं उसी में हाईलाइट कर लेती थी। कुछ ऐड ऑन मुझे लगता था कि जो न्यूज़ में काफ़ी आया, मैं वहीं पे स्टिकी नोट लगा के वो कर लेती। मैं अलग से मैंने नोट्स एनसीईआरटी इसके नहीं बनाए थे। अपने होम टाउन में रहकर विदाउट दिल्ली जाए इस फियर को कैसे ओवरकम करें मैम? किस ऑनलाइन रिसोर्सेज से कनेक्ट हों यहाँ पे? देखिए, सबसे फर्स्ट चीज़ अगर आप होम टाउन पे भी हैं तो आप सबसे पहले यही इंश्योर कीजिए कि जो मटेरियल दिल्ली में अवेलेबल है वो आपके पास भी हो। उसके लिए आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या तो दिल्ली की कई बुक शॉप से आप गूगल करेंगे, वो लोग कोरियर फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया उनकी रहती है। आप वहाँ से जो मटेरियल आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज, मैगजीन्स, एनी बुक, वो आपको सब कोरियर कर देते हैं। जैसे मेरी सिटी में 3 to 4 डेज लगते थे बेसिकली आने में। कोविड के लॉकडाउन के टाइम पे ज़रूर डिफिकल्ट था, तब 10-12 डेज हो जाते थे। तो इस तरह से आप मटेरियल मंगा सकते हैं। ऑनलाइन अपडेटेड ही रहिए आप कि जो जो चीज़ें नई आ रही हैं कि मैगजीन आ गई तो आप जल्दी मंगा लें, डिले ना करें। तो इस तरह से आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से वो कवर कर सकते हैं। कोचिंग नेसेसरी, सो एज आई हैव टोल्ड कि कोचिंग नेसेसरी नहीं है। तो अगर आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है, आप ऑनलाइन मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, और सिलेबस आपने समझ लिया, प्रीवियस के क्वेश्चंस आपने समझ लिए हैं, तो कोचिंग का बिल्कुल नेसेसिटी नहीं है, आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैम, हाउ टू कवर आईआर स्टैटिक पार्ट एंड साइंस एंड टेक। तो अगर आप आईआर बोल रहे हैं, आईआर में कुछ भी स्टैटिक फर्स्ट थिंग नहीं होता है, हर चीज़ चेंज होती रहती है। लेकिन जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उसी की आप थोड़ा हिस्ट्री देख लीजिए कि वो किस चीज़ पे, क्या रीज़न है उस चीज़ का। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर है, तो उसका आप हिस्ट्री सबसे पहले समझ लीजिए कि क्यों क्यों वो वॉर हुआ है, क्या रीजंस रहे हैं पहले, नाटो का क्या रोल है उसमें, रशिया यूक्रेन के रिलेशंस पहले कैसे थे, वर्ल्ड वॉर टू का जो इम्पोर्टेंस है वहाँ से आता है कि वर्ल्ड वॉर टू के बारे में हम समझ लें। तो इस तरह से ही आप समझ के करिए उसको। सोशियोलॉजी के लिए आपने टेस्ट सीरीज कौन सी ली थी? मैंने ट्रिम फाइल्स की विकास रंजन सर की टेस्ट सीरीज ली थी। मैं जीएसटी के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि जीएसटी में स्कोर लाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है, कैसे प्रिपेयर करना है? तो जीएसटी के लिए मैंने बुक लिस्ट तो आपको बता ही दी है, तो इसको आप जो है पढ़िए। उसके अलावा स्टैटिक और डायनामिक में हमेशा एक लिंक बना के रखिए, क्योंकि देखिए जो बजट और सर्वे है वो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसी, उनके जो हमारे फैक्ट्स होते हैं वो रहते हैं, आने वाले साल के लिए क्या पॉलिसीज़ है वो सब रहती हैं। तो इकोनॉमी के लिए आप इनको भी ऐड ऑन करिए, मिस हो गया तो मैंने अभी ऐड कर दिया है, बजट एंड सर्वे। उसके अलावा जो न्यूज़ में चीज़ें चल रही हैं उससे आप बहुत अपडेटेड रहिए, क्योंकि जीएसटी जो है वो आई फील कि पूरा का पूरा डायनामिक है। तो जो करंट अवेयरनेस है नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ की, वो जीएसटी में काफ़ी स्कोर बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। हाउ टू मेक नोट्स फॉर इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में नोट्स के लिए जैसे मैंने बताया, आप एक न्यूज़ ही ले लेते हैं एग्जांपल के लिए कि आरबीआई ने रेपो रेट को फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ किया है। तो आप वो पढ़िए कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, लास्ट टाइम कितना था, अब से कितना इंक्रीज़ हुआ है, उससे मनी सप्लाई में क्या इफेक्ट होगा, मनी सप्लाई का इन्फ्लेशन में क्या इफेक्ट होगा, उससे मॉनेटरी पॉलिसी का इंपॉर्टेंस आ जाता है। फिर हम थोड़ा स्टैटिक पोर्शन में जाएँ कि मॉनेटरी पॉलिसी कब स्टार्ट हुआ और क्या पर्पज़ था स्टार्ट करने का, उसका मोटिव क्या है। इस तरह से ही आप उसको प्रिपेयर करिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे कवर करें?
तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो था, मैंने विजन का क्लासरूम मटेरियल आता है, मैंने उससे कवर किया था। वो अच्छा, उसका लैंग्वेज भी सिंपल है और समझ में भी आ जाता है, तो आप उससे कर सकते हैं। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो मोटिवेशन तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, यही है, पढ़ाई को बर्डन मत बनाइए, अपना खुद का टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि आप जितना खुद को बर्डन करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने लिए टाइम हमेशा निकालिए, और जो अपनी इंटरेस्ट हैं, अपनी हॉबीज आप वो करते रहेंगे, तो एक मेंटली प्रेशर आप पे कम रहेगा। अपने फैमिली से बात करिए, फ्रेंड्स पे जाए, थोड़ी बहुत सोशल गैदरिंग भी अटेंड करिए, क्योंकि आज अगर आप सोशल लाइफ से कट हो जाएंगे और प्रिपरेशन के बाद, सिलेक्शन के बाद आपको वापस इस सोशल लाइफ में ही एंटर करना और यहीं वर्क करना है, तो आपके लिए काफ़ी नई सी जगह हो जाएगी। अगर आप 3-4 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान कट हैं, तो थोड़ा बहुत एक कनेक्शन, एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करके रखिएगा। सो आई थिंक enough for today. So I really like to thank UPSC Time India for giving me an opportunity to share my journey, interact with you people. अगर आप लोग के और कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको यूपीएससी टाइम इंडिया के पेज पे मिल जाएगा। आई थिंक क्योंकि यहाँ हमारा एक टाइम कंस्ट्रेंट भी है, तो मैं आपके कुछ क्वेश्चन जो होंगे, आई रियली विश एंड कोशिश मैं यही करूँगी, आई ट्राई टू आंसर देम थ्रू माई इंस्टाग्राम पेज. So thank you everyone and all the best for your preparation.